अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ई कॉमर्स का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिक्योरिटी फॉर क्लाइंट कंप्यूटर्स। कल हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफ डिस्कस किया था। हमने रिस्क मैनेजमेंट मॉडल को डिस्कस किया था, उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक आप इसे कह लें, ये है सिक्योरिटी फॉर क्लाइंट कंप्यूटर्स। क्लाइंट कंप्यूटर्स का मतलब ये है हमारे पीसीज़, ठीक है, जो हम लोगों के पीसीज़ हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट से कांटेक्ट करते हैं। तो ये जो पीसीज़ हैं इनको भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इनके सॉफ्टवेयर, उनके डाटा में जो कि हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उनमें प्रेजेंट हो जाते हैं। जब हम एक्टिव कंटेंट्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वेब पेजेस को डाउनलोड करते हैं, डायनामिक वेब पेजेस देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन वेब पेजेस के थ्रू, इन एक्टिव कंटेंट्स के थ्रू वायरसेस, वर्म्स या थ्रेट्स जो हैं वो हमारे पीसी को अफेक्ट कर लें। सिमिलरली इसी तरह से एक सर्वर साइट जो है वो अपने आप को हमें धोखा दे सकती है, अपने आप को एक लेजिटिमेट साइट प्रूव कर सकती है, जबकि वो ओरिजिनल साइट ना हो, और इससे हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह वो सारा कुछ स्टील हो सकता है। तो क्लाइंट के कंप्यूटर्स को डिफरेंट तरह के थ्रेट्स हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट तरह के थ्रेट्स जो कि क्लाइंट का कंप्यूटर फेस कर सकता है। इंटरनेट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुकीज़ को। कुकीज़ को डिस्कस करने से पहले जो है ये कुछ डेफिनेशन है स्टेटलेस कनेक्शन के। वेब क्लाइंट्स और सर्वर्स के दरमियान जो कनेक्शन इंटरनेट प्रोवाइड करता है उस कनेक्शन को स्टेटलेस कनेक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि ईच ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंडिपेंडेंट। हर इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन इंडिपेंडेंट होती है, कोई कंटिन्यूस सेशन नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि मैं जो हूँ बीइंग अ क्लाइंट एक वेबसाइट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वेबसाइट जो है वो मेरे साथ उसी टाइम कंप्लीट कम्युनिकेट करे, मैं सारा कुछ परचेज़ कर लूँ, रेंट कर दूँ। समटाइम्स हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वेबसाइट को क्लोज़ करके आ जाते हैं, लेकिन वेबसाइट के पास हमारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है और एक स्टेटलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, और वेबसाइट इसकी बेस पे हमारे रिटर्न जो है वापस आने का वेट करती है। तो ओपन सेशन वो होता है जो कंटिन्यूस सेशन होता है, जिसमें आप कंप्लीट एक वेबसाइट के साथ इंगेज होते हैं, जबकि स्टेटलेस कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट होती है, कोई कॉन्टिन्यूस किस्म का सेशन नहीं होता। अब कुकीज़ जो हैं वो क्या हैं, कुकीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेब सर्वर समटाइम्स वेब क्लाइंट के कंप्यूटर्स के ऊपर एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल प्लेस कर देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जब विजिटर्स रिटर्न हो। यानी कि हमने एक वेबसाइट को ओपन किया, उस वेबसाइट से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को व्यू किया, प्रोडक्ट कैटलॉग्स को देखा। अब हम उस वेबसाइट को क्लोज़ कर चुके हैं, लेकिन वेबसाइट क्या करेगी, वेब सर्वर क्या करेगा, हमारे जो कंप्यूटर है, ब्राउज़र है, उसके ऊपर एक कुकीज़ प्लेस कर देगा। कुकीज़ एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारी यूनिक आइडेंटिटी को स्टोर कर लेती है। जब हम दोबारा उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये कुकीज़ जो है ये वेब सर्वर को बताएगा कि ये कौन सा विजिटर है जो पहले किस टाइम जो है वो आया था और उसने किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन को देखा था, या कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अपना इंटरेस्ट शो किया था। जब अब कुछ कामों को परफॉर्म करने के लिए एक ओपन सेशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह देखें कि शॉपिंग कार्ट या पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक ओपन सेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अवेलेबल हों एट द सेम टाइम। तो कुकीज़ इस सिलसिले में भी हेल्प करती हैं, ओपन सेशन के सिलसिले में भी। तो कुकीज़ का बेसिकली मकसद जो है वो ये है कि एक स्टेटलेस कनेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, वेब यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन वेब सर्वर को प्रोवाइड की जा सके। या कुकीज़ को दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से, सोर्स के लिहाज से। टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से जो कुकीज़ स्टोर होती हैं उनके आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, सेशन कुकीज़, परसिस्टेंस कुकीज़। सेशन कुकीज़ जो है वो एक कनेक्शन या एक सेशन, ओपन सेशन तक होती हैं। मसलन मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया, मैं उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट कैटलॉग को देख रही हूँ, मैंने कुछ आइटम्स को शॉपिंग कार्ट में प्लेस किया, फिर मैंने पेमेंट प्रोसेसिंग के बटन पे क्लिक किया, तो जो कुकी मेरे कंप्यूटर पे प्लेस की जाएगी वो सेशन कुकी होगी जो इस सेशन से रिलेटेड मेरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। परसिस्टेंट कुकीज़ वो कुकीज़ हैं जो कि सेशन ख़त्म भी हो जाता है लेकिन इसके बावजूद हमारे कंप्यूटर में मौजूद रहती हैं, ठीक है, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट इन दोनों कुकीज़ को यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेशन कुकी को यूज़ किया जा सकता है अबाउट अ पर्टिकुलर शॉपिंग विजिट। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने एक ख़ास किस्म की शॉपिंग की है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए सेशन कुकी को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन परसिस्टेंट कुकी चूँकि काफ़ी अर्से तक क्लाइंट के कंप्यूटर पर रहती है, तो इसमें आप लॉगिन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, कस्टमर के ईमेल आईडी, पासवर्ड। अक्सर औक़ात आपको मैसेज आता है ना वेबसाइट की तरफ से, डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड, रिमेंबर द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो वो परसिस्टेंट कुकीज़ की फॉर्म में जो है वो सेव किया जाता है। उसके बाद जो
सोर्स के लिहाज से कुकीज़ की कैटेगराइजेशन है वो दो तरह की हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड थर्ड पार्टी कुकीज़। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ उस वेबसाइट की तरफ से होती है जिसे हमने ओपन किया होता है। मसलन हमने www.google.com को ओपन किया है, तो अगर वो हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर कुकीज़ प्लेस करेगा तो वो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कहलाएंगी। थर्ड पार्टी कुकीज़ एक थर्ड वेबसाइट की तरफ से होती है, जो जिस वेबसाइट को हमने विज़िट किया होता है उसके ऊपर उसने अपनी एडवर्टीज़मेंट प्लेस की होती है, और जब हम उस एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं, ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में उस थर्ड पार्टी की तरफ से कुकीज़ प्लेस हो जाते हैं जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर हो जाती है। इसे थर्ड पार्टी कुकी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के कुकीज़ की टाइप्स थी। तो देखें, ये कुकीज़ का बेसिक मकसद होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना विज़िटर से रिलेटेड, ताकि जब विज़िटर रिटर्न हो तो दोबारा से उसे सारी इन्फॉर्मेशन को एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसके बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं कि इन कुकीज़ के थ्रू जो है वो वायरसेस या थ्रेट्स कंप्यूटर्स में एंटर हो जाते हैं। जब ये कुकीज़ हमारे वेब ब्राउज़र पे सेव होती हैं तो हैकर्स इन कुकीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि इनके अंदर कोई मलिशियस किस्म का कोड एंटर कर दें, जिससे वायरस हमारे कंप्यूटर्स में आके हमारे कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं, और इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इससे आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, तो इसका एक तरीकाकार ये है कि कुकीज़ को डिसेबल करने का ऑप्शन होता है हर वेब ब्राउज़र में। आप वहाँ जाके कुकीज़ को डिसेबल कर सकते हैं, इवन कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी ये ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इंपॉर्टेंट कुकीज़ भी डिसेबल हो जाती हैं, आपको बार बार इन्फॉर्मेशन को री एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो जो वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं अगर किसी भी किस्म के कुकीज़ में किसी भी तरह का कोई वायरस है। जिस तरह ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, ओपरा, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, हर एक के कुकीज़ मैनेजमेंट फंक्शन है जहाँ पे आप कुकीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखें, जो सेकेंड ये कह सकते हैं थ्रेट है एक क्लाइंट के कंप्यूटर को, वो है वेब बग्स। कुछ एडवर्टाइज़र्स जो हैं वो इमेजेस सेंड करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि एक वेब पेज का हिस्सा बन जाते हैं, और ये वेबसाइट इमेजेस बहुत स्मॉल होते हैं कि नज़र भी नहीं आते। तो एक वेब बग भी एक टिनिंग ग्राफिक होता है जो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट प्लेस कर देती है किसी दूसरी साइट के ऊपर। जब एक साइट विजिटर एक वेब पेज को लोड करता है तो वेब बग भी ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है, वो कुकी प्लेस कर देता है विजिटर के कंप्यूटर के ऊपर, जो कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, 1 by 1 पिक्सल होता है, इसलिए हार्डली नज़र आता है, और ये GIF की फॉर्म में होता है। इसीलिए इस वेब बग के थ्रू भी थ्रेट या वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में एंटर हो सकता है। उसके बाद है एक्टिव कंटेंट्स। एक्टिव कंटेंट्स होते हैं कि जो वेबसाइट्स आपको डायनामिक पेजेस डिलीवर करती हैं, ठीक है, ज़्यादा कंटेंट्स डिलीवर करती हैं, मूविंग ग्राफिक्स जो है वो डिलीवर करती हैं, तो वहाँ पे एक्टिव कंटेंट, उन कंटेंट्स को एक्टिव कंटेंट्स कहते हैं। रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट आर एम्बेडेड ट्रांसपेरेंटली इन वेब पेजेस, या वेब पेजेस के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी वजह से कोई एक्शन होता है। जिस तरह एक्टिव कंटेंट की वजह से ग्राफिक्स मूव होते हैं, वीडियोस डाउनलोड होती हैं, ऑडियो प्ले होती है, इसके अलावा डिफरेंट तरह के स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते हैं। तो एक्टिव कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में यूज़ होता है शॉपिंग कार्ट की प्रोसेसिंग के लिए, सेल्स टैक्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए, पेमेंट की प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन ये एक्टिव कंटेंट्स वो प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू वायरस या क्लाइंट के कंप्यूटर में थ्रेट जो है वो आ सकता है। ये क्लाइंट के कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं और उनकी सिक्योरिटी को बर्बाद कर सकते हैं। एक्टिव कंटेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जो पॉपुलर नाउन एक्टिव कंटेंट है, ये जो हमने ऊपर कुकीज़ एंड वेब बग्स पढ़े हैं, ये भी एक्टिव कंटेंट है। इसके अलावा जावा एप्लेट्स, जावा स्क्रिप्ट, VBS स्क्रिप्ट, एक्टिव कंट्रोल, ये डिफरेंट तरह के एक्टिव कंटेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें डायनामिक किस्म के ग्राफिक्स, मूविंग ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स जो हैं वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये जावा एंड VBS स्क्रिप्ट जो है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनके थ्रू कोई कमांड या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और एप्लेट एक स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम को कहते हैं जो किसी भी तरह की एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। तो एप्लेट जो है वो किसी भी पेज को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकता है और रन कर सकता है। अभी ये जितने भी एक्टिव कंटेंट्स हैं, जावा हमने पढ़ा है, VBS स्क्रिप्ट पढ़ा है, एक्टिव कंट्रोल पढ़ा है, ये सारे एक्टिव कंटेंट्स हैं जो डिफरेंट तरह के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं कि ये जो जितने भी हम चीज़ें पढ़े हैं, कुकीज़, वेब बग, एक्टिव कंट्रोल्स, कंटेंट्स, इनके फ़ायदे हैं, लेकिन ये वो मीडियम हैं जिनके थ्रू वायरसेस हमारे कंप्यूटर्स में एंटर हो सकते हैं। एक्टिव कंटेंट्स वेब पेजेस के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए कम्प्लीटली इनविजिबल होते हैं। ये एक्टिव कंटेंट्स के थ्रू क्रैकर्स या हैकर्स जो हैं वो आसानी से मलिशियस किस्म का कोड इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस कोड को, ये जो मलिशियस किस्म का कोड या वायरस को एंटर करते हैं, इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम होता है
दूसरे प्रोग्राम के अंदर छुपा होता है, जिससे हमें उसके पर्पस का पता नहीं चलता। ये जब किसी क्लाइंट के कंप्यूटर में एंटर हो जाता है तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को रिवील कर लेता है, सिक्रेसी की वायलेशन कर लेता है। इसके अलावा ऐसा कंप्यूटर जिसमें ट्रोजन हॉर्स एंटर हो जाए, वो कंप्यूटर ज़ोंबी कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर जिस दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक करेगा, कोई ईमेल वगैरह सेंड करेगा, कोई फाइल सेंड करेगा, उसके कंप्यूटर को भी ज़ोंबी बना लेगा। और इस तरह से एक बोट नेट बन जाएगा, एक ज़ोंबी फॉर्म बन जाएगा। और इन सारे बोट नेट का कंट्रोल, सारे कंप्यूटर्स का कंट्रोल क्रैकर के हाथ में आ जाता है। वो किसी भी टाइम इन सारे कंप्यूटर्स को इकट्ठा यूज़ कर सकता है किसी भी वेबसाइट की सर्विस को डिले करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज थी इसके अंदर। उसके बाद जावा एप्लेट है। जावा मैंने आपको बताया है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप की, और ये वेब पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एक्टिव कंटेंट्स को डिलीवर करने के लिए। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उसके ऊपर कोई एक्टिव कंटेंट मौजूद हो, तो वेब सर्वर आपको ऑटोमेटिकली एक जावा एप्लेट सेंड कर देता है, एप्लीकेशन सेंड कर देता है, ठीक है। और ये एप्लेट जो है एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाती है और डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है और आपको पता भी नहीं होता, यानी कि आपके ब्राउज़र में ये सारी रन कर रही होती हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में कहा जाता है डेवलप वंस डिप्लॉय एवरीवेयर। आप इसे एक दफ़ा डेवलप करते हैं और उसके बाद ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है वो शिफ्ट होती रहती है, इसलिए ये वायरस को कैरी करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रिया है। एक जावा सैंडबॉक्स जो है वो इस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए अब यूज़ होता है। आप जावा सैंडबॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके थ्रू अगर जावा एप्लेट में कोई भी वायरस होगा, मलिशियस कोड होगा, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो नेटस्केप ने डेवलप की, और ये भी पेजेस पे एक्टिव कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसका भी मकसद वैसे ही है। जावा एप्लेट एप्लीकेशन को कहते हैं किसी तरह के प्रोग्राम को रन करने के लिए, जबकि स्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज को कहते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन या कंटेंट लिखी हुई नज़र आ रही होती है, वो जावा स्क्रिप्ट की फॉर्म में है। जब एक यूज़र एक वेब पेज को डाउनलोड करता है तो उसके अंदर अगर जावा स्क्रिप्ट कोड हो तो वो यूज़र के क्लाइंट के कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाता है। और इसी तरीके से क्रैकर्स इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो किसी भी तरह का अटैक जो है वो रख सकते हैं, वायरस रख सकते हैं, जिससे आपके हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब हो सकती है, आपकी ईमेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ हो सकती हैं, आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन, इवन के आप उस वेब पेज के साथ जो भी डीलिंग्स कर रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह एंटर किया है, वो सारा कुछ जो है वो रिवील हो सकता है। उसके बाद एक्टिव एक्स कंट्रोल्स है। एक्टिव एक्स कंट्रोल भी जो है वो एक जो है वो आप ये कह लें कि जिस तरह ये जावा स्क्रिप्ट है, जावा एप्लीकेशंस हैं, एक्टिव एक्स कंट्रोल भी सेम उसी तरह जो है ये एक्टिव कंटेंट्स हैं जो कि वेबसाइट्स यूज़ करती हैं डिफरेंट तरह के कंटेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। एक्टिव एक्स कंट्रोल्स जो हैं ये डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शामिल होती हैं, C++, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट वगैरह। एक्टिव एक्स कंट्रोल भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, ठीक है। तो जब एक विंडो बेस्ड वेब ब्राउज़र जो है एक ऐसे वेब पेज को डाउनलोड करता है जिसमें एक्टिव एक्स कंट्रोल वाला सॉफ्टवेयर हो, तो ये क्लाइंट के कंप्यूटर में आ जाता है, जिस तरह आपने जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है, और इसके थ्रू जो है उसे क्लाइंट के कंप्यूटर का कंट्रोल मिल जाता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी डेंजर है कि जब एक दफ़ा ये डाउनलोड हो जाता है तो ये फिर दूसरे प्रोग्राम की तरह रन करता है, इसको आपके सिस्टम के ऊपर फुल एक्सेस मिल जाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर कोई हैकर जो है वो इससे इल इंटेंशन एक्टिव एक्स कंट्रोल बना दे, मीन जिसके अंदर कोई वायरस एंटर कर दे, तो इससे आपकी हार्ड डिस्क, आपकी फाइल्स डिलीट हो सकती हैं, आपकी ईमेल्स जो है वो सेंड हो सकती हैं, इवन कि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो सकता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एक्स कंट्रोल, जावा स्क्रिप्ट, जावा एप्लेट, ये सारे डिफरेंट तरह के एक्टिव कॉन्टेंट्स हैं जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं डायनामिक किस्म के पेजेस और ग्राफिक्स और मूविंग ग्राफिक्स को शो करने के लिए। लेकिन ये सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रिया है वायरसेस के एंटर होने का, क्योंकि ये सब हमारे कंप्यूटर में रन करते हैं और इनकी वजह से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद ग्राफिक्स एंड प्लग्स इन होते हैं। ग्राफिक्स, ब्राउज़र प्लग्स इन या ईमेल अटैचमेंट्स, ये बेसिकली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब आपने किसी कंटेंट को एग्जीक्यूट करना होता है तो आपको ये चाहिए होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो आपको कहते हैं अडोब फ्लैश प्लेयर पहले इंस्टॉल करें, फिर ये ऑडियो फाइल ओपन होगी। ये प्लग इन्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपने कोई ग्राफिक देखना है तो पहले आपको कहेंगे कि ये वाला वीडियो ग्राफिक डाउनलोड करें, तो फिर ये प्ले होगा। तो ये ग्राफिक्स एंड प्लग्स इन जो है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ऑडियो क्लिप्स को प्ले करने के लिए, मूवीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, या एनिमेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। जिस तरह आज एप्पल का क्विक टाइम जो है वो एक प्लग इन है, जो अगर आपने जो है किसी एप्पल के स्पेशल फॉर्मेट में
मूवीज़ को प्ले करना है, डाउनलोड करना है, तो आपको एप्पल्स क्विक टाइम जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। ये एक प्लगइन है। तो प्लगइन्स जो हैं जहाँ पे आपको फ़ायदा देते हैं, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे ये सिक्योरिटी थ्रेट है। यूज़र्स जब ये प्लगइन डाउनलोड करते हैं और इन्हें अपने ब्राउज़र्स में इंस्टॉल करते हैं तो इनके थ्रू वायरसेस एंटर हो सकते हैं। डिफरेंट तरह के प्लगइन्स अडोब मैक्रोमीडिया, फ्लैश प्लेयर, एप्पल्स क्विक टाइम प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट, रियल नेटवर्क, रियल प्लेयर, ये सारे जो हैं ये आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एक वेब ब्राउज़र की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनके थ्रू वायरसेस आपके कंप्यूटर में एंटर हो सकते हैं और ये आपके कंप्यूटर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये डिफरेंट तरह के हमने जो है वो क्लाइंट के कंप्यूटर को जो थ्रेट्स हैं, आप इस चीज़ को नोट डाउन करें कि ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कुकीज़, वेब बग्स, एक्टिव कंट्रोल्स, जावास्क्रिप्ट, जावा एप्लेट और एक्टिव एक्स कंट्रोल, ग्राफिक्स एंड प्लगइन, ये सारी सहूलियात हैं जो कि वेब पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि ये क्लाइंट के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती हैं, वहाँ पे रन करती हैं, इसलिए इनके थ्रू हैकर्स या क्रैकर्स प्रोग्रामिंग करके इनके थ्रू वायरसेस, मलिशियस कोड्स को एंटर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में और इनसे हमारी हार्ड डिस्क रिमूव हो सकती है, हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो सकता है, हमारा सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकती है, हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी के हाथ में आ सकता है। अब इस सब का फ़ायदा क्या होता है, ये बात डिस्कशन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस तरह कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू क्लाइंट के कंप्यूटर्स को मसला हो सकता है। अक्सर औक़ात आप कोई इस तरह का प्लगइन या ग्राफिक या कोई भी लैंग्वेज डाउनलोड करने लगते हैं तो आपको वार्निंग आ जाती है। अगर आपने मैयर किया हो, आपने जो है एंटीवायरस इंस्टॉल किया हो, तो वो आपको कह देते हैं कि आप ये जो प्रोग्राम डाउनलोड करने लगी हैं इसमें वायरसेस या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो एंटीवायरसेस के थ्रू आप इन थ्रेट्स से जो है वो बच सकती हैं।